नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन शुरुआती सत्र में जो तेजी बनी वो ऊपरी स्तरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब इनफैक्ट ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी आज 9144 के लेवल पे है। निफ्टी 7 अंकों के मार्जिनल गेंस के साथ अब काम काज हो रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग बहुत क्रूशियल होगी इंडियन मार्केट्स के लिए भी। सेंसेक्स में भी माइनर इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम है बैंकिंग, निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों पर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच कर रहे थे ट्रेडर्स। शुरुआती सत्र में अगर देखें तो कॉल्स के प्रीमियम हेवी थे, अच्छी तेजी बन रही थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव। और मुद्दा यही है कि 9200 के लेवल को क्रॉस करना बहुत मुश्किल माना जा रहा था एक्सपायरी से पहले। अब जानने की कोशिश ये होगी कि क्या यहाँ पर अब 9200 के लेवल को क्रॉस कर सकता है निफ्टी, क्योंकि ये देखिए 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन 9200 के कॉल पे है। स्ट्रॉन्ग राइटिंग हायर लेवल्स पे 18% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा। प्राइस फीड जो इस समय आ रही है वो है 27 रुपये पे, यानी कि ऊपरी स्तरों पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग फिर से इंडियन मार्केट्स पे होती हुई नजर आ रही है। और ये लगातार पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड है। बाजार खुलता अगर तेज है तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और कॉल राइटर्स हावी हो जाते हैं मार्केट पे। राजेश सतपुते साहब मेरे साथ मौजूद है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, एक रेंज क्या प्रेडिक्ट करके चलें? एक्सपायरी किस जोन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक्सपायरी हफ्ते में कामकाज होगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, हमें लगता है कि निफ्टी एक तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से, इनफैक्ट सॉरी नॉट 2 ट्रेडिंग सेशन बट पिछले 2 एक्सपायरी से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 9100 पकड़ के चल रहा है। सामने जो है वो जो कॉल राइटिंग दिखती है वो 9300 के रेंज पे है। तो रेंज बाउंड ही है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, मिड कैप्स में ज़्यादा रैली है, हाई बीटा है तो उसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है 52 वीक हाई पे उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट एक एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी में है। वी आर वेरी कॉशियस एट करंट लेवल। टेक्निकली अगर यहाँ पे आप निफ्टी की बात करें तो 9150 9170 एक रेजिस्टेंस है। अगर बड़ा रेजिस्टेंस है तो 9200 9220 का रहेगा। पिछले बार भी हमने यही शेयर किया था। और मुझे लगता है जो सपोर्ट दिखता है वो 9100 का है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हम निफ्टी में यही बोल रहे हैं कि 9100 के 150 के नीचे शॉर्ट करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 25 to 30 पॉइंट्स। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 9100 का, और ये टूटेगा तो डेफिनेटली 8980 तक एक शार्प फॉल आ सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो सेलर के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है। डेटा ये बता रहा है कि पुट बाइंग हैवी है मार्केट पे और सेलर के पक्ष में इसमें जो वेट है वो ज़्यादा है बाजार का। 91 से टूटा तो यहाँ पर सीरियस ट्रबल फिर से मार्केट्स के लिए बन सकती है, ऐसा राजेश जी का कहना है। राजेश जी, मैं आपसे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। कुछ मूवर्स हैं आज के मार्केट पे भी, बाजार पर दबाव है, लेकिन कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले नीरव चेड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं निर्मल बैंक से। नीरव जी, निर्मल बैंक ने क्लाइंट्स को सजेस्ट क्या किया है मार्केट्स पे अभी, और एक्सपायरी के लेवल्स के आसपास करती देखते हैं? क्या हम 9200 को रीटेस्ट करेंगे या फिर से स्लाइड होंगे 9050 9000 की रेंज में? देखिए, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक वेरी इंटरेस्टिंग फेज में हैं जहाँ पे निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट का रेंज में कंसोलिडेट कर रही है और अब निफ्टी चल रही है अराउंड 9150 के पास। क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, हम यहाँ पे सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि नीचे बाय करना चाहिए ऑन डिप्स अप टू 9120 9100 ऑड लेवल। एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को अराउंड 9050 9070 लेवल्स। तो आज का स्टॉप लॉस रहेगा 9070। आप बाय करें 9120 के पास, और टारगेट रहेगा 9200 9220, जो हमें लग रहा है वापस रीटेस्ट करेगा इन द वीक्स इन द डेज गोइंग फॉरवर्ड। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 9070 का स्टॉप लॉस रखते हैं, 9220 का एक टारगेट रहेगा। 9120 पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तेजी की तो फेवरेबल रहेगा। टारगेट निर्मल बैंक का 9220 का है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत सॉफ्ट है। फ्रांस में जो इलेक्शंस हैं वीकेंड पे, वो सबसे बड़ा ट्रिगर इस समय यूरोपियन मार्केट्स के लिए समझा जा रहा है। वो इंडियन मार्केट्स पे भी असर डालेगा जब हम मंडे को ओपन होंगे तब। कैक फिलहाल ओपन हुआ है आधे फीसदी के गिरावट के साथ। टैक्स और फुटसी पर निचले से कुछ पुल बैक देखने को मिल रहा है। कल अच्छी तेजी थी इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में। सिम्मी भौमिक जी मेरे साथ में मौजूद है। सिम्मी जी, शुक्रिया। हम बताएं निफ्टी पे रेंज या फिर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने क्या रखी है अभी? जी, गुड आफ्टरनून रजत। मुझे लगता है कि 9150 9140 निफ्टी का क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। कल का हाई भी इसी रेंज के आसपास था 9143। निफ्टी को इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 9125 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे और इंट्राडे का टारगेट 9190 से 9210 का होगा। ये मेरा इंट्राडे का कॉल है। 9125 के नीचे वीकली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए, तेजी बनाने की सलाह दे रही हैं आप। 9125 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 9190 9210 तक के टारगेट्स। तो 2 कॉल प्लस हो गई, 1 कॉल नेगेटिव। मेरे साथ अब बात करने के लिए अजीत
मिश्रा साहब मौजूद हैं। अजीत जी बहुत शुक्रिया सर, बताएं रैली गियर की क्या कॉल है मार्केट्स पे। शुक्रिया रजत। देखिए यहाँ पे बायस नो डाउट पॉजिटिव साइड पर है। कल भी हमने इस चीज पे बात की थी कि मार्केट में लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दो पार्टिसिपेशन नहीं है बैंकिंग का अभी, बट वो नेगेटिव साइड पे भी मार्केट को ड्रैग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका साइडवेज रहना भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। प्लस जो लगार्ड्स थे रियलिटी काउंटर्स और दूसरे, वहां पे एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस मेंटेन रहेगा। तो इंट्राडे में दोबारा से कहीं डिप मिले 9130 लेवल्स के राउंड पे, तो वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। 91 का स्टॉप रहेगा, 92 तक गिरा गए। चलिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 9220 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के लिए, अगर तेजी पकड़ी तो यहाँ तक जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 9100 के जोन को ना तोड़ देते तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि अब 3 कॉल्स निफ्टी की बाय साइड पे और 1 कॉल नेगेटिव है मार्केट पे, लेकिन आज प्रॉब्लम एरिया ऊपरी स्तर पर जो दबाव बना हुआ है निफ्टी बैंक पे, कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। आज छोटे मझौले शेयर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में 50-50 रेशो देखने को मिल रहा है चढ़ने वाले और गिरने वाले स्टॉक्स पे, लेकिन निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है मार्केट को। राजेश जी कारण बताएं और निफ्टी बैंक पे स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी एक छोटे से दायरे में है। अगर आप उसका ऑप्शंस का भी डेटा देखो तो 21,000 का पुट अभी भी एक्टिव है और 22,000 का कॉल एक्टिव है। जो मीडियन है वो 21,400 21,500 के आसपास है। अगर इसको ऑप्शन स्ट्रैटेजी के तौर पे देखो तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर इसमें बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बन जाता है। एक लेग जो होता है वो लॉन्ग और एक लेग होता है वो शॉर्ट की तरफ होता है, यानी इस क्लियर कट इंडिसाइसिव है। और जब से थर्सडे एक्सपायरी चालू है तब से ये बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज बनता है। इसमें सेकंड स्ट्रैटेजीज बनता है शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज बनता है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए शॉर्ट स्ट्रैंगल में यहाँ पे यही होता है कि जो आउटर लेग्स है उसको हम सेल करते हैं। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी रखे, हमारा जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में मेरा जो वेटेज रहेगा वो बेरिश साइड पे रहेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट में है। अगर आप पीएसयू भी देखो तो पीएसयू भी एक लिमिट से ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सामने अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग देखो तो एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक नीचे है, इंडसइंड में प्रेशर है, एचडीएफसी भी तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे टॉप आउट हो चुका है। तो लगता है कि एक निगेटिव बायस के साथ रखे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रैटेजी जो दी है वो शॉर्ट ट्रायंगल की दी है। बैंक निफ्टी में देखिए 21,000 का पुट बेची है जो 21 रुपए के आसपास है, और जो बैंक निफ्टी में कॉल बेचना है वो रफली आपको बेचना है 21,800 का, जो रफली 50 रुपए के आसपास है। तो जो इसमें जो नेट प्रॉफिट होगा वो रफली 4,800 4,900 तक का होगा। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी टिल एक्सपायरी। चलिए अभी करके जो आज के बजर्स हैं उन पे नजर डालते हैं, कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड ये स्टॉक निचले सिरों से पलटा है। राजेश जी आपके कमेंट्स इस पे 84-85 के लेवल पे फ्यूचर्स के यहां से भी और तेज होगा। बहुत समय बाद इतना तगड़ा मूव 3-3.5% के आसपास की तेजी अशोक लेलैंड पे। यार डेफिनेटली, और इनफैक्ट मुझे लगता है अशोक लेलैंड में अगर आप टेक्निकली देखो तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेस बना था 80 एंड 81 के आसपास, और हमने देखा 10-12 ट्रेडिंग सेशन से वो बेयर ट्रेंड में था, लेकिन उसमें ज़्यादा सेलिंग नहीं आ रही थी। मुझे लगता है आज का दिन शॉर्ट कवरिंग का है, और अदर मैं ये कहूँगा आज का दिन रिलीफ रैली का है, और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 85-50 का। तो यहाँ से और ₹1 ऊपर जाने की यहाँ पे गुंजाइश है। अगर वो लेवल निकाल दे तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली उसमें ऐड होगा और 88-80 का टारगेट बनेगा। मुझे लगता है आज के लिए भी अगर आपको कुछ ट्रेड लेना है अशोक लेलैंड पे तो 84 ये उसका एक सपोर्ट रहेगा, इंटरमीडिएटरी सपोर्ट। तो आप 84 का एक के बिलो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। सर रियल एस्टेट सेक्टर बस कर रहा है और आज तो सुपर परफॉर्मर है डीएलएफ, बहुत समय बाद इन लेवल्स पे पहुंचा है। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है शेयर। एक और शेयर जहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है एचडीआईएल। अगर नहीं पोजिशनल बेसिस पे खरीद सकते एफएनओ में तो फिर कैश में भी किसी के पास अगर शेयर हो एचडीआईएल के या फिर डीएलएफ के तो क्या करना चाहिए? यहां पर तेजी भी और बढ़ेगी क्या? देखिए ये सब एक्सपायरी के खिलाड़ी है। बाजार पकड़ के रखा है, हाई बीटा ऊपर आ रहा है क्योंकि हाई बीटा में खींचना बहुत इजी हो जाता है, और स्पेशली जब सामने एक्सपायरी हो। तो यहाँ पे जो आप देखो पोजीशन फुल है डीएलएफ। मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग डीएलएफ इज द ओनली काउंटर विच इज ओपन एज फार एज द एफएनओ इज कंसर्न। वो सिक्योरिटीज बैन में नहीं है, लेकिन इंडिया बुल रियल एस्टेट और इवन एचडीआईएल इज इन बैन। तो डीएलएफ में देखिए यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसे होल्ड रखिए। अगर आपको ये मोमेंटम पॉजिटिव है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेना है तो 172 का एक स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन होल्ड रखिए। अगर अपसाइड में चलता है तो ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे 180 का एक बैरियर मुझे दिखता था लेकिन वो निकाल दिया है। हमें याद है 180 के आसपास अटकता था लेकिन यहाँ से भी निकाल दिया। तो मुझे लगता है ये इट इज़ ट्राइंग टू गो
समवेयर नियर 200 रुपीज़। सो येस, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर में है, हाई बीटा है, स्टॉप लॉस डालिए 172 का पोजिशनल बेसिस पे और लॉन्ग करिए। अगर किसी को फ्यूचर्स या ऑप्शंस में काम करना है तो ऑप्शंस में सिंपल स्ट्रैटेजी हमने दिया आज। 180 का कॉल हम लोगों ने बाय किया विद समवेयर नियर 450 रुपीज़। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रफली रहेगा 2.5 रुपये का, यानी 2.5 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट जो है वो 6 रुपये का और 7.5 रुपये का रहेगा। चलिए, एक बड़ी खबर जो मार्केट जो भी थोड़ी देर पहले आई है वो है LIC के संदर्भ में। IRDAI के जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर थी कि IRDAI ने LIC को कंपनियों में हिस्सा कम करने को कहा है। देखिए, मुद्दा यह है कि जिन भी कंपनियों में 15% ज़्यादा हिस्सा है LIC का, उनमें वो रिड्यूस करे अपने होल्डिंग। और मुख्य तौर पर ITC, L&T ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां पर 15% ज़्यादा होल्डिंग है LIC की, तो यहां पर हिस्सा घटाना होगा। कॉर्पोरेशन बैंक में LIC का हिस्सा जो है 15% ज़्यादा है। MTNL एक और कंपनी जिसमें 15% ज़्यादा की हिस्सेदारी LIC होल्ड करती है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अब स्टेक सेल की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हिस्सा जो है जिन कंपनियों में LIC का वो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें से ITC और L&T हालांकि आज स्ट्रांग मूवर है। ITC में ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया जैसे ये खबर आई। राजेश जी, आपके कमेंट्स दोनों स्टॉक्स पे? ITC देखिए 277 करंट मार्केट प्राइस है। LIC मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग आएगा। फिलहाल मैं ITC पे बात करूंगा। देखिए, ITC मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन होगा वो 270, 270, 272 लेवल तक होना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल भी तोड़े तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है फिर जो प्रेशर है वो एक्सटेंड हो जाएगा और यहाँ पे बुल ट्रैप होके बाजार ITC को नीचे लेके आएगा। तो ITC का फिर इन दैट केस जो टारगेट बनता है वो 255 का है। सो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मिनिमम 270 का होना चाहिए। तो ITC इज वन काउंटर एंड सेकंड वन रजत। L&T सर, L&T पे मूव पॉजिटिव है 1%। हालांकि LIC में यहाँ पर भी हिस्से जारी हो 15% ज्यादा की तो रिड्यूस तो करनी पड़ेगी, लेकिन 1700 के लेवल को पार कर गया L&T। देखिए, L&T का मोमेंटम नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन ये भी पकड़ना चाहिए कि उसमें टेक्निकली एक्सट्रीमली ओवरबॉट में है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर के लिए होल्ड है, लेकिन जो जिनको फ्रेश निवेश करना है उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। सो ट्रेडर के लिए अगर यहाँ पे सोचे तो मुझे लगता है 1670, 1675 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए आज के हिसाब से। और इसका जो अपसाइड में जो पुल बैक रैली है, यू कैन से जो शॉर्ट कवरिंग रैली आता है जो इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए, जैसे रिलायंस और L&T आज हेल्प कर रहे हैं, तो इंडेक्स मैनेजमेंट ये चलेगा। और L&T मुझे लगता है 1630 से 1640 तक एक्सपायरी तक जाना चाहिए। तो L&T एक कॉन्ट्रा बाय बनेगा, लेकिन एक बात है, स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। इट्स प्योरली मोमेंटम कॉल्स नाउअडेज। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट हमारा 1:30 बजे का शो भी होता है FNO में, उसमें ज्यादातर कॉलर्स यही पूछते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर ले रखा है तो उसे होल्ड करें या फिर नहीं। हमने यही बोला कि निश्चित रूप से कुछ रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लेकिन उसको होल्ड किया जाए। इसको अब होल्ड किया जाए क्योंकि आज तो निश्चित रूप से पलट गया, 3.5% ऊपर है, लेकिन वीकली चार्ट्स क्या बताते हैं? इज दिस अ टॉपिंग आउट पैटर्न या फिर यहां से भी और तेज होगा रिलायंस इंडस्ट्री? देखिए, हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि रिलायंस में हो क्या रहा था। रिलायंस 870, 850 के आसपास हम देखते थे। हम ये भी देखते थे 1000, 1010 के आसपास आने के बाद या वो थक जाता था, वहाँ से पलटता था। उसके बाद इट इज़ क्लियरली एक कंसोलिडेशन, और हम लोगों ने देखा ये बहुत अच्छे कंसोलिडेशन सालों से देखा। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, जो ब्रेकआउट का लेवल है जो वीकली चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ 1010 वाज अ डिफरेंट लेवल, लेकिन जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचे तो 1120 का इसका जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था, चैनल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं इसे। 1120, 1230 जैसे उसने निकला, वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हुई। ये रैली अभी भी चालू है। मुझे लगता है रिलायंस का जो रहेगा बाय ऑन डिप काउंटर रहेगा। अगर पोजीशन आपकी है तो आप इसे होल्ड रखें। अगर आपके पास पोजीशन नहीं बनानी है तो वेट करें, थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप इसमें एक्यूमुलेशन चालू करें। लेकिन अगर प्योरली एक्सपायरी के एंगल से हमें सोचना है तो रिलायंस बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ से 1400। इसका जो टारगेट रहेगा फ्रॉम एक्सपायरी पर्सपेक्टिव 1440 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। अगले हफ्ते जो ओपन होंगे तो क्लियर कट ये स्टॉक फोकस में रहेगा। नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले एक दिन पहले देखिए आप कितना स्ट्रॉन्ग मूव मिल चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब देखना होगा नतीजे कैसे रहते हैं, उसका असर इंडियन मार्केट्स पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे दोनों पे ही देखने को मिलेगा। पिरामिल एंटरप्राइजेस नई एंट्री थी FNO में, लेकिन ये स्टॉक वन वे ट्रैक पे है अब तक के उच्चतम स्तर पे। राजेश जी, इसको होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डिस्काउंटेड है। जैसे F&O में आए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ये पता है और कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी में है। आप देखिए जितने भी नए काउंटर्स F&O में आ रहे हैं
वो अपने 52 वीक हाई या इनफैक्ट मैं ये कहूँगा लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे रिटेल के लिए तो निवेश की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे लगता है रिटेल के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, जब करेक्शन होगा तब हम इस पर सोचेंगे। ट्रेडर के लिए बात अलग है, ट्रेडर के लिए रोज का दिन अलग ही होता है, फ्रेश होता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो ठीक है, आप यहाँ पे 2376 इसका CMP है, सो एक 30 to 35 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस रखे, उसमें ट्रेड करिए। लेकिन अपसाइड में यहाँ पे टारगेट नहीं है, क्योंकि इट्स 52 वीक ट्रेडिंग हाई पे चल रहा है, तो अपसाइड में रेजिस्टेंस नहीं है, अपसाइड में कोई टारगेट भी यहाँ पे नहीं बन रहे, तो सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। चलिए राजेश जी, आपके पास में लौटूंगा, लेकिन इसी बीच सुनील दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, CEO हिंदुस्तान जिंक के, क्योंकि नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए और नतीजे जबरदस्त थे। 42% मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया Q4 में। पूरे फिस्कल के बारे में बात करें तो 2% का इजाफा है बॉटम लाइन में, और रिकॉर्ड नंबर्स हैं, चाहे आप माइन प्रोडक्शन ले लें, सिल्वर प्रोडक्शन ले लें या फिर EBITDA ग्रोथ ले लें, तो रिकॉर्ड नंबर्स कंपनी पोस्ट करके गई है इस बार। मेरे साथ सुनील दुग्गल साहब मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के पीछे कारण बताएं। आपको तो पता है कि इस क्वार्टर में LME काफी अप रहा, और उसके साथ हमारे वॉल्यूम्स भी बहुत पीक रहे, रिकॉर्ड वॉल्यूम रहे, चाहे वो माइनिंग की परफॉर्मेंस हो, चाहे स्मेल्टिंग की परफॉर्मेंस हो, चाहे सिल्वर की परफॉर्मेंस हो। तो वॉल्यूम अप रहा, LME भी अप रहा, तो हमने दोनों चीज़ों का फायदा जो हमको मिला, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट्स रिकॉर्ड हाईएस्ट रहे। सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि प्राइसेस का वॉल्यूम प्रोडक्शन का फायदा आपको बीती तिमाही में मिल गया, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है आपको? क्योंकि यहाँ पर जो खबरें मीडिया में वो ये है कि 1 महीने में मेटल प्राइसेस पे ड्रॉप देखने को मिला है, तो इसका आने वाले समय में कंपनी पर असर पड़ेगा? ड्रॉप तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2-4-5% ड्रॉप हुआ था, बट अभी मार्केट दोबारा अब जाना चालू हुआ है। और मेरा खुद का मानना है कि करंट ईयर में जो LME है 2800 तक रहना चाहिए, जो LME लास्ट क्वार्टर में रहा हमारा। तो विद दिस प्राइसेस एंड अभी आने वाले टाइम में हमारा वॉल्यूम भी ग्रो करता रहेगा ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर हो सकता है थोड़ा सा अप हो या डाउन हो। पिछले साल में देखें तो एक फेमिनिन फीस्ट का half 1 और half 2 रहा, बट इस साल में हमारा जो चारों क्वार्टर हैं इवनली पॉइज्ड हैं, और हमारा जो खुद का बिलीव है कि LME शुड स्टे 2800 और सो विद दिस आई थिंक अवर परफॉर्मेंस शुड बी बेटर। एंड हमने खुद भी गाइडेंस दिया है कि हमारा जो फिनिश गुड है वो 17% बेटर होगा, 15 से 17% बेटर होगा लास्ट ईयर से। सो इट शुड गिव अ गुड कॉन्फिडेंस टू द मार्केट। अच्छा दुग्गल साहब, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर बताएं, FY18 में कितना खर्च करने जा रहे हैं आप क्षमता विस्तार पर? तकरीबन हम $350 मिलियन के करीब खर्च करने जा रहे हैं। तो सर, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर कितनी हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं कंपनी के? लॉन्ग टर्म टारगेट हमारे ये हैं कि FY20 में हम 1.2 मिलियन बनाएंगे, और अगले साल में ये जो कॉम्बिनेशन है माइनिंग एक्सपेंशन में $250 मिलियन के करीब होंगे। $50 मिलियन हमारे स्मेल्टर डीबॉटलनेकिंग का है, और $50 मिलियन कुछ ऐसा हमारा एनवायरनमेंट एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है स्मेल्टर का, उसके ऊपर $50 मिलियन होंगे। तो टोटल जो है $350 मिलियन होंगे। वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली हम FY20 में 1.2 मिलियन की कैपेसिटी को बिल्ड कर लेंगे। अच्छा, लेकिन डिविडेंड पे एक सवाल तो ज़रूर होगा, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी मार्च क्वार्टर में कंपनी ने, और इनफैक्ट 27,157 करोड़ का पूरे फिस्कल में डिविडेंड है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड शेयर होल्डर्स के लिए क्या मैसेज होगा? बेहतर डिविडेंड आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो बोर्ड मैटर है, ये गवर्नमेंट डायरेक्टर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो ये बोर्ड के बीच में डिस्कशन किया जाता है कि हम शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किस टाइम पे करेंगे। तो लास्ट ईयर बनांजा रहा जब शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया गया, बिकॉज हमारी ट्रेजरी बहुत अप चली गई थी। तो अभी ट्रेजरी हालांकि उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट वी हैव द सफिशिएंट बैलेंस इन द ट्रेजरी, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट डिस्कशन वी टेक इन द बोर्ड। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और नंबर्स पे बात करने के लिए। हिंदुस्तान जिंक बेहतर सेट ऑफ नंबर्स जो हैं कंपनी ने रिपोर्ट किए। हालांकि आज स्टॉक प्राइस पर दबाव है, लेकिन रिपोर्टेड जो प्रॉफिट फ्रंट पे देख लें या फिर EBITDA परफॉर्मेंस देख लें, वॉल्यूम्स प्राइस फ्रंट पे देख लें, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी नंबर्स पे।